नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, इंक्रीमेंट से लेकर पेंशन, पुरानी पेंशन तक आ गई 6 बड़ी खबरें। कर्मचारी और पेंशन भोगी ध्यान देने वाली योग्य क्या बात है? कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पेंशन इंक्रीमेंट, एरियर संशोधन, पेंशन ग्रेच्युटी को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा एक बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर आप सभी के सामने आने वाली है। राज्य में बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। राज्य की योगी सरकार ने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिया है कि इसके साथ ही बड़ी शख्सियत भी हिदायत देने के लिए तैयार है, जिसका पालन हर कर्मचारी को करना जरूरी होगा। साथियों, आपने हाल ही में देखा होगा ऐसे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन 9,000 रुपए से कम है, तो उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और पेंशन में संशोधन करके उनके एरियर का भुगतान किया जाएगा। दरअसल वेतन आयोग आने के बाद पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी पेंशन नहीं बढ़ पाती। तो अब उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा और उसको लेकर एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। साथियों, कितनी सच्चाई है इस वीडियो को लेकर या इन तथ्यों को लेकर, तो आप अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर आप आधा वीडियो देखते हैं या स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि क्या आपके बेनिफिट का है और क्या आपके बेनिफिट का नहीं है। पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद अगर उनके परिजन उनकी सूचना बैंक या कोषागार को नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में अगर पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान होता रहता है, तो अब उसकी वसूली परिवार के सदस्यों से की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसकी सूचना तत्काल बैंक को या कोषागार को दे, ताकि पेंशन बंद करके फैमिली पेंशन शुरू की जा सके। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या क्या बनवाना पड़ेगा। 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। एक तो होगा जो मृत्यु धारक है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, और दूसरा होगा एक एफिडेविट और उसके साथ लगेगा एक स्टाम्प, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर आपको देना होगा, सबमिट करना होगा, जिसमें उनकी सारी की सारी डिटेल्स और सारी की सारी जानकारियां उसमें आपको फिल करानी होगी। तब जाकर आप फैमिली पेंशन शुरू करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने 1 जुलाई का इंक्रीमेंट ऐसे पेंशन भोगियों को देने का आदेश जारी किया है जो 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से इस बात आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक इसका फायदा उनको नहीं मिला था, लेकिन विभिन्न कोर्टों के आदेश के बाद सरकार विवश हो चुकी है। इस प्रकार का आदेश जारी करने के लिए फिलहाल आदेश जारी हो गए हैं और इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अब इसका इंक्रीमेंट का फायदा ग्रेच्युटी के लिए भी किया जाएगा। साथियों, महंगाई भत्ते की अगर हम बात करते हैं तो महंगाई भत्ता 50% होने के बाद प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों में ग्रेच्युटी की वृद्धि होने का आदेश पारित कर चुकी है। आखिरकार सरकार ने उनका इंतजाम खत्म कर दिया है। ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रेच्युटी जो लिमिट 20 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। 1 जनवरी 2024 से इसका फायदा दिया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हुआ तो ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी होनी तय मानी गई। लेकिन उसी कड़ी में अब राज्य के कर्मचारी की ग्रेच्युटी बढ़ाने का वादा किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश शासन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसमें कहा गया कि किसी कर्मचारी द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया में वक्तव्य दिए जाने के कारण सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐसा कोई भी काम न किया जाए जो आचरण नियमावली के विपरीत हो। यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का प्रावधान किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके भत्ते के विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकाले गए थे, लेकिन उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी। भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार की सेवा में ऐसा और समस्त शासन के निर्धारित स्वतंत्र संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू है
और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है। तो दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित होंगे। केंद्र कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 3/3/2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकाले गए और उसका विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में की गई हो, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों को और केंद्र सरकार के दिनांक 3/3/2023 के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जिनकी विज्ञापन भर्ती के निकाले गए थे उनका विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती हुई थी, चाहे उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद ही क्यों न हुई हो, तो ऐसे कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा परिदर्श विद्यालय शासन से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं जिसमें पेंशन योजना लागू की गई थी, जिनका वित्तीय पोषण सरकार द्वारा की निधि में किया जाता है, तो ऐसे कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/10/2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि आप उसे बदल नहीं सकते। यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्त पदाधिकारी द्वारा दिनांक 31/3/2025 तक निर्गत किए जाएंगे तथा आदेश निष्कृत होने के बाद अगले माह के वेतन में अभिदानता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विवरण किया जाता है उनके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 31/6/2025 से बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाते में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ खाते में किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत खाते में जमा सरकारी अंशदान राज्य कोष में जमा के अंतर्गत से किया जाएगा। साथियों, ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का पालन नहीं करते या उसके लिए पात्र नहीं है परंतु निर्धारण तिथि तथा इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के द्वारा ही कवर किए जाते रहेंगे। आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आप तिथि का जरूर ध्यान रखें ताकि आपका ये जीवन सुरक्षामय हो सके। अगर आपको भी इस दायरे में रखा गया है या आप मानते हैं कि हम इस दायरे में आते हैं तो आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि आप जो है उस तिथि से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करें और सही तरीके से अपनी जानकारी संपूर्ण तरीके से वहाँ पर सबमिट करें। ईपीएफओ ऑफिस में जो अभी आपका नज़दीकी कार्यालय हो तो आप उसमें जमा कर सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हो तो आप कंपनी से भी अपना जो जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर आप पहले जाकर संपर्क कीजिए। उसके बाद जो है आप जो ईपीएफओ ऑफिस में जैसे जैसे भी डॉक्यूमेंट्स बताएं आपको वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होंगे। अगर वे कहें तो आप एक सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसकी प्रति डाउनलोड करके भी यानी कि प्रिंट के आधार पर अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करने जाए तो आप एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करेंगे वहाँ ओरिजिनल ही जो बनवाएंगे आप वो जमा होगा, या फिर उसकी फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं वे, तो 2 कॉपी अलग से एक्स्ट्रा करवा कर रखिए, एक कॉपी अलग से करवा कर रखिए, ओरिजिनल की 2 कॉपी करवाइए ताकि आपको जो उसकी रिसिप्ट्स उसको आपको वे जो ईपीएफओ अधिकारी होंगे आपको मोहर मारकर उसकी रिसिप्ट्स आपको दे सके, यानी कि रिसीविंग होगी जो आपकी, यानी कि जैसे आपकी पेंशन चालू नहीं होती बाई चांस मान लीजिए, तो आप जाकर ईपीएफओ ऑफिस में बोल सकते हैं कि मैंने इस डेट को जो है अपना फॉर्म सबमिट किया था तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, तो वो सब अधिकारी बता देंगे। वो आपसे सीधा सिंपल ये सवाल पूछेंगे कि आप जो यहाँ पर पेपर जमा करके गए थे उसकी रिसिप्ट हमको दिखाइए, हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आप एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि अपना पीपीओ नंबर जरूर याद रखें। अगर पीपीओ नंबर याद नहीं रख सकते तो उसे एक कॉपी डायरी या किसी भी चीज़ पर नोट करके रखें ताकि आपको भविष्य में चलकर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़े।
पीपीओ नंबर भी बहुत अहम चीज़ होता है पेंशन को लेकर, और काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी मेरे पास आए हैं कि आखिर पीपीओ नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पीपीओ नंबर हमारी कहाँ से मिलेगा, हम पेंशन को लेकर बड़े चिंतित हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ पा रही है, या हमारी पेंशन में क्या संशोधन इस समय पर अनुयायी हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो कर्मचारी के मन में रोज उठते होंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उन सभी कर्मचारियों से जो लगातार मुझ पर विश्वास करते हैं। अब तक तकरीबन 13 लाख लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली जुड़ना एक बहुत बड़ी और अहम बात है। साथियों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूं और बताता रहूं आपको क्या पेंशन का रूल है, क्या इसमें सिचुएशन है, क्या बदलाव हुआ है या क्या बदलने वाला है। तो आप वीडियो जो अंत तक देखते हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और लगातार ऐसे ही चैनल को ग्रो कराते रहें और लगातार ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, अंत में केवल इतना ही चाहते हैं हम कि जो भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है या फिर आप मानते हो कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते हैं कल सुबह में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।